नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर बिहार से, जहां पर आरजेडी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। इस्तीफा दे सकते हैं जगदानंद सिंह, ये बड़ी खबर इस वक्त। अपने बेटे की राह पर जगदानंद सिंह इस वक्त आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अपने पद को छोड़ सकते हैं। लालू प्रसाद से मिलकर वो अपना इस्तीफा देंगे। जो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, आज शाम दिल्ली के लिए जगदानंद सिंह रवाना होने वाले हैं। लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली में हैं। कल दोपहर लालू से मुलाकात उनकी होगी। जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं, अपने इस्तीफे के बाद सुधाकर सिंह ने कहा था कि यथास्थितिवाद उन्हें स्वीकार नहीं है और इसीलिए उनकी तरफ से बार बार आवाज उठाई जा रही है। जो कुछ लोगों को फिट नहीं बैठ रहा था, लिहाजा उन्होंने लोगों को, ऐसे तमाम लोगों को अलविदा कह दिया, इस्तीफा पद से दे दिया। इस्तीफे पर जगदानंद सिंह की तरफ से कहा गया कि सत्य के लिए आवाज उठानी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। लेकिन सवाल यही कि अब ये त्याग जगदानंद सिंह करने वाले हैं। और हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। अमित, पहले सुधाकर सिंह और अब जगदानंद सिंह अगर इस्तीफा देते हैं, जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि त्याग वाली राजनीति से सीधे तौर पर दबाव सरकार के ऊपर? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया और उसके बाद जो बयान उनके सामने आया है, उनके पिता हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पे अपने बयान में कहा, अपने बेटे के इस फैसले का समर्थन किया कि लक्ष्य बड़ा हो और त्याग करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि वो त्याग क्या जगदानंद सिंह भी करने जा रहे हैं। इस बात के अंदर खाने से जो चर्चा है, जो जानकारी मिली है, आरजेडी सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जगदानंद सिंह भी अपने पद से प्रत्याग करने को तैयार हैं। और जैसे ही वो दिल्ली पहुंचेंगे, चूंकि आज शाम जगदानंद सिंह जो है वो राजधानी पटना से दिल्ली के लिए, देश की जो राजधानी है वहाँ के लिए रवाना होंगे और कल दोपहर बाद उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से होगी। और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि जगदानंद सिंह जो है वो अपने पद से प्रत्याग कर सकते हैं और इसको लेकर के उन्होंने मन भी बना लिया है। हालांकि जब उनसे मैंने बात किया है फ़ोन पे, तो उन्होंने फिलहाल इस मसले पर कुछ भी खुल करके बोलने से इनकार उन्होंने किया और कहा कि देखिए, अभी इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। तो जाहिर सी बात है कि आप अमित, अगर ये खबर सही है, तो क्या अब ये सवाल नहीं उठेगा कि जिस दबाव में सुधाकर सिंह का इस्तीफा ले लिया गया, वो बात जगदानंद सिंह को भी नागवार गुजर रही है, वो बात जगदानंद सिंह को भी कहीं ना कहीं ये आहत कर रही थी और यही वजह है कि जगदानंद सिंह अब इस कदम को उठाने के लिए बाध्य हो रहे हैं? देखिए विवाद, सबसे बड़ी बात है कि जगदानंद सिंह को, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं उन्हें पढ़ता हूं, तो उसके मुताबिक जगदानंद सिंह जो है कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ वो समझौता नहीं किए हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी उनकी जो राजनीतिक जो उनकी इतिहास रही है, वो बिहार सरकार में मंत्री थे, तब भी उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के बोलने का काम किया था। जिस तरह से आज सुधाकर सिंह ने जो निर्णय लिया, जो उन्होंने मुखर होकर के अपनी बातों को रखा, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये वही जगदानंद सिंह है जो अपने बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किए थे। तो समझ सकती हैं कि वो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते और कहीं ना कहीं सिद्धांत की अब बात आई है सामने, सिद्धांत को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ाई की शुरुआत बेटे ने की। अब पिता जो है वो भी मोर्चा संभालने को तैयार है। सिद्धांत बिल्कुल, लेकिन सुधाकर सिंह का इस्तीफा स्वीकार करना आसान था, उसे जस्टिफाई करना आसान था, लेकिन जगदानंद सिंह का इस्तीफा इतना आसान और सहज नहीं होगा। इसे आरजेडी अपनी साख से जोड़कर देखती है, क्योंकि जगदानंद सिंह का तजुर्बा, उनका जितना पार्टी के अंदर अध्यक्ष के तौर पर सीधे तौर पर रहा है स्थान, उस तजुर्बे के अनुरूप जगदानंद सिंह का इस्तीफा इतना सहज और आसान नहीं होने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि जगदानंद सिंह ने पिछले अगर 3 साल के उनका कार्यकाल देखिएगा, जब बिहार में 2019 में लोकसभा चुनाव होने थे, 20 में जो है विधानसभा के चुनाव हुए, तो इस दोनों ही चुनाव में जगदानंद सिंह जो है वो लगातार अपने पार्टी को मजबूत उन्होंने किया। अनुशासन लाने के साथ साथ जो पार्टी की जो कार्यशैली रही उसमें उन्होंने बदलाव किया और उसका
फायदा जो है भले ही लोकसभा चुनाव में आरजेडी को नहीं मिला, आरजेडी 0 पे ही आउट हो गई, लेकिन विधानसभा की बात करें तो विधानसभा चुनाव में चाहे कैंडिडेट का चयन हो या जो कार्यशैली रही, जिस तरह से चुनाव में प्रचार प्रसार हुआ, जिस तरह से रणनीति बनी, उसमें जगदानंद सिंह का भी कहीं न कहीं उसमें सहयोग रहा था और उस कारण से पार्टी मजबूत के साथ आगे उभर कर आई। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जिसका दम आज तेजस्वी यादव भरते हैं, उस तौर पे सामने उभर कर आई। और ऐसे में जब अब आगामी 2024 और 25 में फिर से चुनाव होने हैं और अगर जगदानंद सिंह चूंकि अब हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो जाहिर सा बात है कि इनके अनुभव का लाभ आगे भी पार्टी को मिलेगा, गठबंधन को मिलेगा। लेकिन अगर जगदानंद सिंह, जैसी की चर्चा है, सोर्सेज ने जो जानकारी दी है, अगर ये अपने पद से परित्याग कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को लेकर के प्रदेश में बेहतर तरीके से समन्वय बैठाते हुए अनुशासनिक तरीके से आगे लेकर के चलना पार्टी के लिए एक चुनौती होगी और वो प्रभार किसे आगे मिलेगा, ये पार्टी भी सही से चले और सरकार सही से चले, ये सामंजस्य बैठाने की जिम्मेदारी अब किसके कंधे पर होगी, लालू प्रसाद या नीतीश कुमार, ये देखना बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जगदानंद सिंह, जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अपने पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद ये संभव हो सकता है। जगता बाबू का आज तक का राजनीतिक इतिहास तो यही रहा है कि पार्टी उनके लिए प्राथमिकता रही है। जब जब पार्टी और व्यक्तिगत रिश्तों में चुनाव करने का समय आया है तो जगता बाबू ने आज तक पार्टी को ही चुना है। और मुझे यकीन है और विश्वास भी है कि अगर आज भी ऐसा कोई मौका आता है जब व्यक्तिगत रिश्ते और पार्टी में किसी एक को चुनना होगा तो जगता बाबू पार्टी को ही चुनेंगे। धरना, प्रदर्शन और हड़ताल हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और बिहार के डॉक्टर इस लोकतांत्रिक अधिकार का पूरा फायदा उठा रहे हैं। वो मतलब और बिना मतलब बार बार हड़ताल पर जा रहे हैं। न तो सरकार को समझ में आ रहा है और ना ही मरीज को कि डॉक्टर आखिर बार बार हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं और इसका क्या इलाज है। इस बार डॉक्टर जिस वजह से हड़ताल कर रहे हैं उसकी वजह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस बार वो इसलिए हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि उनका विरोध बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से है, यानी हाजिरी नहीं लगाएंगे लेकिन पूरा पैसा पाएंगे। तो पटना से बड़ी खबर, जहां हड़ताल पर बिहार के डॉक्टर हैं। आज सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर जाने की वजह जान लीजिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध इन डॉक्टरों की तरफ से किया जा रहा है। 11 सूत्री मांगों को लेकर अब ये डॉक्टर आज हड़ताल पर। सरकारी अस्पताल में इसे लेकर ओपीडी सेवा ठप है, बंद है, यानी मरीजों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के बायोमेट्रिक हाजिरी का विरोध डॉक्टरों की तरफ से किया जा रहा है और यही वजह है कि हड़ताल करने का फैसला डॉक्टरों ने लिया है। इससे सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बाधित हो गई है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की ओपीडी सेवा बंद है, जिससे मरीज परेशान है और आक्रोशित भी। पीएमसीएच में परेशान मरीजों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी कि हाजिरी का विरोध जो है आज डॉक्टर्स कर रहे हैं और आज जो है डॉक्टर्स हड़ताल पे रहेंगे। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को और अपर मुख्य सचिव को डॉक्टरों के द्वारा दे दिया गया है। बिहार राज्य चिकित्सा संघ के जो लोग हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो राज्य सरकार ने बायोमेट्रिक हाजिरी का जो प्रचलन लाया है, जो व्यवस्था नई व्यवस्था की है, उसका विरोध आज ये करेंगे। और इस वजह से जो ओपीडी है पीएमसीएच सहित तमाम जो राज्य के अस्पताल हैं जहां पे ओपीडी व्यवस्था चलती है वहां आज कामकाज ठप रहेगा। डॉक्टर जो है स्ट्राइक पे रहेंगे। देख सकते हैं कि इस बात की जानकारी लोगों को नहीं होने के कारण लोग दूर दराज से यहाँ आए हैं, अपना इलाज कराने आए हैं। भैया कहाँ से आए हैं? लखीसराय से। हमारा नाम फंटूस कुमार हुआ।
ये बताइएगा कि आज आप लोग काउंटर पे खड़े हैं, क्या आपको जानकारी है कि आज ओपीडी सेवा बंद रहेगी? नहीं, इस चीज़ का जानकारी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं टाइम ओवर हो रहा है, तो इससे लगता है डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जो नई व्यवस्था हुई है हाजिरी लगाने की, बायोमेट्रिक, उसका वो विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है, इलाज से ज़्यादा जरूरी बायोमेट्रिक सिस्टम का विरोध करना है? सबसे पहले इलाज होना चाहिए, उसके बाद बायोमेट्रिक का भी व्यवस्था रहना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। ये जो है ओपीडी है, इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसे खड़े हैं नंबर 1 पे आप हैं यहाँ पे। हम तो 6 बजे आए थे सुबह, लेकिन अब डॉक्टर नहीं आएंगे, कितनी मुश्किलें हैं। तब देखा जाएगा क्या। अब तो लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि सरकार ने ये जो बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की थी, ये डॉक्टरों को समय पर नियमित रूप से अस्पताल आने को लेकर की थी, लेकिन अब इसका विरोध जो है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। और ये तमाम जो लोग हैं वो इलाज कराने यहाँ हैं। इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स का विरोध अपनी जगह है, लेकिन यह व्यवस्था कहीं न कहीं मरीजों को हित को लेकर के लिया गया और इसका विरोध नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित मान, न्यूज 18 पटना। तो हाजिरी नहीं लगाएंगे, पैसा पूरा पाएंगे। जी हाँ, कभी सुरक्षा को लेकर ये डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं, तो कभी स्टाइपेंड को लेकर हड़ताल की तस्वीरें आपके सामने आ जाती हैं। हड़ताल के पीछे कई वजहों को डॉक्टर तलाश लेते हैं। इस बार बायोमेट्रिक का विरोध किया जा रहा है, जिस बायोमेट्रिक के जरिए इनके अटेंडेंस को सुनिश्चित किया जाना है। बायोमेट्रिक सिस्टम हर दफ्तर में लागू है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का विरोध आखिर ये डॉक्टर क्यों कर रहे हैं, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हाजिरी लगाने से आखिर क्यों डर रहे हैं, ये सवाल सबके जहन में है। स्टाइपेंड के लिए भी हड़ताल किया जाता है, दफ्तर आने के लिए भी ये डॉक्टर हड़ताल करते हैं। हाजिरी नहीं लगाएंगे, लेकिन पैसा पूरा चाहिए। बार बार हड़ताल की वजह से मरीज किस कदर परेशान होते उसकी तस्वीरें आपने कई बार देखी हैं। बार बार हड़ताल की वजह से सरकार नाको दम है। ऐसी हड़ताल का इलाज आखिर क्या है, ये सवाल सभी के जहन में है। न सरकार को समझ में आ रहा है कि आखिर इसका इलाज क्या है, क्या किया जाए, न मरीज और ना ही उनके परिजन ही, क्योंकि जिस बायोमेट्रिक का विरोध ये डॉक्टर कर रहे हैं, उस बायोमेट्रिक के जरिए उनके प्राइवेट क्लिनिक कैसे चलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद ये भी डर के पीछे की एक बड़ी वजह है। प्राइवेट मरीजों को देखने का जो धंधा चल रहा है वो कैसे चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है और शायद ये डर की एक बड़ी वजह भी है। और इन्हीं तमाम वजहों को लेकर डॉक्टर बायोमेट्रिक का विरोध कर रहे हैं। 11 सूत्री मांगों के साथ आज हड़ताल पर हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक के बाद अब सियासी रार शुरू हो चुकी है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। निकाय चुनाव को स्थगित करने की नौबत क्यों आई, इसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष बीजेपी को निशाने पर ले रहा है। वेटिंग से 6 दिन पहले निकाय चुनाव पर रोक। अब सुप्रीम लड़ाई लड़ेगी बिहार सरकार। नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। यह सुविचारित निर्णय है सरकार का, क्योंकि जैसा निर्णय आया है कि जो अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसको अनारक्षित बना के चुनाव कराए जाए, ये तो बिल्कुल अति पिछड़ों के साथ नाइंसाफी होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर आरक्षण के नियमों के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। आदेश से साफ है कि नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम करती है। उनकी सोच में कभी पिछड़ों और विशेष रूप से अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ इन चुनाव में देने का नहीं था। इस बार नीतीश कुमार जी के मन में शुरू से बेईमानी थी और इसीलिए हमारे बार बार अनुरोध करने के बाद भी नगर निकाय में यह अधिकार जो प्रतिनिधि थे उनको नहीं सौंपा गया। ये सरकार
बिना जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जब चल रहा था गंभीरता से लेनी चाहिए थी, और इसको जब तक अस्थायी निदान और निर्देश का पालन नहीं होता है नहीं करना चाहिए था। हड़बड़ी में ये गड़बड़ी हुआ है। और दरअसल मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को कहा गया था कि मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाली नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया। पटना से न्यूज 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार, अमित कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो निकाय चुनाव पर रोक लग गई और इसे लेकर सियासी डांट शुरू हो चुका है। अब जरा समझिए कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। बिहार में बिना ट्रिपल टेस्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने भी 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशंस को जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी और पटना हाई कोर्ट ने यह माना कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बिना ट्रिपल टेस्ट के अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। कोर्ट ने निकाय चुनाव में आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट को लेकर गुजरने की बात कही। और आइए अब जानते हैं कि क्या है कोर्ट का ये ट्रिपल टेस्ट, जो कि बिहार सरकार की तरफ से नहीं किया गया और इसी को लेकर अब रोक लगाई गई है। अलग अलग मामलों में कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं उसके मुताबिक चुनावी आरक्षण शैक्षणिक और सामाजिक आरक्षण से अलग है। निकाय चुनाव में आरक्षण लागू करने से पहले सरकार को 3 टेस्ट से गुजरना होगा। किसी राज्य के भीतर स्थानीय निकाय के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कठोर जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना करनी होगी। आयोग राजनीतिक रूप से पिछड़ों की पहचान कर राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। उसकी सिफारिशों के मुताबिक स्थानीय निकाय में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को राज्य सरकार अधिसूचित करेगी, ताकि किसी तरह का भ्रम न फैले। किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल सीटों में 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन इन तमाम प्रावधानों की जानकारी होने के बावजूद ये किया जा रहा था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और अब बिहार सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के नामांकन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कल से अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 14 अक्टूबर तक प्रत्याशियों को नामांकन कराना होगा। गोपालगंज के पूर्व विधायक और बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई है। उपचुनाव के लिए अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी रेस में आगे चल रही हैं। वहीं महागठबंधन के संभावित उम्मीदवारों में पूर्व विधायक राजू और एमएलसी उम्मीदवार रहे दिलीप सिंह का नाम इस वक्त आगे चल रहा है। और मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज में बिहार विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। कल से नॉमिनेशन शुरू होगा। चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना कल जारी की जाएगी। उसके बाद से प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 14 अक्टूबर तक प्रत्याशियों को नामांकन कराने के लिए समय दिया गया है और गोपालगंज के कलेक्ट्रेट में जो अनुमंडल कार्यालय है वहाँ पर चुनाव के लिए कार्यालय बनाया गया है। हमारे पास इस वक्त हैं गोपालगंज विधानसभा के आरओ ऑफिसर जो चुनाव अधिकारी हैं और अनुमंडल पदाधिकारी भी हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ तैयारी की गई, क्या तैयारी की गई नामांकन की। सर, नॉमिनेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है। नॉमिनेशन के लिए जो भी मेरे आरओ होंगे और अन्य स्टाफ की सभी की प्रतिनियुक्ति कर ली गई है। निर्वाचन कोषांग और अन्य इलेक्शन संबंध जितने भी कोषांग हैं उनका गठन कर लिया गया है और कल से नॉमिनेशन हेतु जहाँ जहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी
वो भी जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से कर ली गई है। आज आप लोग देखेंगे 2-3 घंटे के बाद जगह जगह बैरिकेटिंग भी कर दी जाएगी और फ्लैक्स बैनर जो भी लगना है वो अगले 1 घंटे में सब लग जाएगा और बाकी ऑफिशियल जो भी तैयारी हम लोग करनी है वो पूरी तैयारी कर ली गई है। ये गोपालगंज विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी हैं और तैयारियां जो है प्रशासनिक स्तर पर तेज हो गई है। और प्रत्याशियों की अगर बात करें तो गोपालगंज विधानसभा में जो पूर्व विधायक थे दिवंगत सुभाष सिंह, उनकी पत्नी कुसुम देवी इस वक्त जो है भाजपा की रेस में है, प्रत्याशी के दौर में है। और महागठबंधन की अगर बात करें तो अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन जो रेस है उसकी अगर बात करें तो पूर्व विधायक राजू लखराजू, इसके अलावा जो MLC के प्रत्याशी थे दिलीप सिंह, इसके अलावा महिला सेल की जो जिलाध्यक्ष हैं उनके अलावा एक और जो व्यवसायी हैं मोहन प्रसाद गुप्ता, ये 4 लोग हैं जो प्रत्याशी के रेस में है। लेकिन अब तक जो है महागठबंधन की ओर से कैंडिडेट का जो है घोषणा नहीं किया गया है। लिहाजा कल से होने वाले चुनाव के नामांकन की तैयारी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। बैरिकेडिंग किए जाएंगे और होर्डिंग बोर्ड भी लगाए जाएंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक आवश्यक सूचना। 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना के बाद अब प्रतिमा विसर्जन का दौर जारी है। हर साल मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबने से कई लोगों की मौत हो जाती है। खासकर बच्चों की डूबने से मौत की खबरें सबसे ज्यादा आती हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान बच्चों को नदी और तालाब में जाने से दूर रखें। साथ ही विसर्जन के दौरान गहरे पानी में जाने से खुद भी बचें और बच्चों को भी रोकें। आपकी सतर्कता से ही हादसों को रोका जा सकता है।